बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र शुरुआत करते हैं इस साल के अब तक के सबसे बड़े फैसले से जो दिल्ली में सुनाया गया। NIA की अदालत ने ममनुआ लिबरेशन फ्रंट के सरबराह मोहम्मद यासीन मलिक को मुल्क दुश्मनी, टेरर फंडिंग, मुल्क के खिलाफ जंग करने के सिलसिले में फर्द जुर्म आयद करते हुए 25 मई के दिन को सज़ा के दिन के तौर मुकर्रर किया है। और आज मोहम्मद यासीन मलिक को अदालत ने हिदायत भी की कि वो अपनी जायदाद के सिलसिले में अदालत के तस्लीम शुदा दस्तावेज़ के तहत तफसीलात पेश करें। खसूसी अदालत ने सेक्शन 16, 124A, 12B, 12, 18, 20 के तहत मोहम्मद यासीन मलिक को मुजरिम करार देते हुए सज़ा सुनाने के लिए 25 मई के दिन को सुनवाई के दिन के बतौर रखा। और अदालत में मौजूद रहने के दौरान मोहम्मद यासीन मलिक खामोश लगाए और उन्होंने अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के बारे में ज़राए अबलाग की जानिब से पूछे जाने के बावजूद खामोशी इख्तियार की। खसूसी अदालत की जानिब से मोहम्मद यासीन मलिक पर फर्द जुर्म आयद करते और उन्हें सज़ा देने के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीरा डॉक्टर फारूक उमर अब्दुल्ला से भी सवाल पूछा गया। और उमर अब्दुल्ला ने मोहम्मद यासीन मलिक को सज़ा सुनाए जाने के फैसले पर बताया कि सुनवाई के बाद फैसला सादिर करना अदालतों का काम है और अदालतों का भी हक है। ताहम जिस चीज़ की कैदी को सज़ा सुनाई जाए उसको भी ये हक है कि वो निचली अदालत के फैसले के ख़िलाफ़ आला अदालत का दरवाज़ा खटखटाए जहां उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद हो। उमर अब्दुल्ला खित्ते पीर पंचाल के दौरे पे थे और आज उनसे इसी हवाले से सवाल भी पूछा गया। हक है कि वो जो मतलब कार्रवाई के बाद अपना फ़ैसला सुनाते हैं और जिसके बारे में फ़ैसला सुनाया गया हो उसका भी हक है कि वो उससे ऊपर वाली अदालत में जाके उस फैसले को तब्दील करने की कोशिश करें। अदालत ने अपना फैसला सुना लिया है, अब इसके बाद यासीन मलिक क्या करेंगे। उमर अब्दुल्ला खित्ते पीर पंचाल के दौरे पे थे। सवाल था मोहम्मद यासीन मलिक पर अदालत का फैसला सुनाए जाने का मामला और उस पर उमर अब्दुल्ला से सवाल मीडिया ने किया। लेकिन कश्मीर के हालात और कश्मीर के हालात में आपको याद होगा 24 घंटों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज दावा किया कि बारामूला के दीवान बाग के इलाके में शराब की दुकान में हुए ग्रेनेड हमले के जिम्मेदारों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार भी किया है। और बारामूला के SSP ने आज मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि लश्कर तैयबा से वाबस्ता TRF के 3 मिलिटेंटों और एक ओवरग्राउंड वर्कर समेत 4 अफराद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और बताया कि मिलिटेंट बड़े पैमाने पर पुलिस और फोर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने का मंसूबा बना चुके थे, ताहम उनके इरादों को नाकाम बनाया गया। यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि तारीख थी 23 मई, वक्त था रात के 8:10 का और यहाँ बारामूला के दीवान बाग में कायम शराब की दुकान पर मोटरसाइकिल पर 2 अफराद आए और उनमें से एक बुरका पोश जो दुकान की खिड़की के पास पहुंचा, उसने दुकान के अंदर हथगोला फेंका और इसमें यहाँ दुकान में काम कर रहे 4 लोग जख्मी हुए, जिनमें से एक बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जिसकी शिनाख्त बाद में रंजीत सिंह साकिन राजौरी जम्मू के बतौर हुई है। और पुलिस ने ठीक इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए CCTV से लेके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और यहाँ 4 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 5 पिस्तौल, 9 मैगजीन, 2 गोलियों के राउंड, 201 गोलियों के राउंड, 23 ग्रेनेड, 1 ID, 4 क्लीन रॉड्स बरामद की है। और बताया कि इस मामले की तहकीकात बड़े पैमाने पर जारी हैं और आइंदा दिनों में भी कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बारामूला के SSP की प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारी जो पहली इसमें हम कहेंगे जो हमारी पहली कामयाबी इस तरीके से हुई है कि जहां पे हमें ये 4 टेररिस्ट जो हैं जो लश्कर तैयबा के TRF के फ्रंट के फॉकन स्क्वाड से हमको
ये इनके जो कारकुन हैं वो मिले हैं और बड़ी ही मुझे लगता है हिडन तरीके से, बड़ी ही चालाकी से ये ग्रुप ऑपरेट करता था और अपने फुटप्रिंट्स को बचाने की, छुपाने की कोशिश करता था ताकि इन पे जो है कानून का शिकंजा न कसे। और मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे फ्यूचर के इवेंट्स जो हैं, फ्यूचर के जो इंसिडेंट्स हैं वो हमने प्रिवेंट किए हैं और इसमें हमारे पास बहुत ही पुख्ता और अच्छे हमको सबूत, एविडेंसेस, प्रूफ मिले हैं। प्लस CCTV फुटेज जो है वो इसके। SSP बारामूला रईस अहमद मीडिया से बात कर रहे थे, दावा कर रहे थे 24 घंटे के अंदर अंदर बारामूला की शराब की दुकान में हुए हमले के पीछे मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया है। लेकिन ज़रा सियासत की बात करें और सियासत में आपको मालूम होगा उमर अब्दुल्ला खित्ते पीर पंचाल का तूफानी दौरा कर रहे हैं, जलसों पर जलसे कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, रिलेज कर रहे हैं और इस दौरान उमर अब्दुल्ला सवालात उठा रहे हैं, तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं और बीजेपी से लेके मुल्क की सरकार तक तनकीद का निशाना बनाते हुए उमर अब्दुल्ला लगातार बता रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के खिलाफ फैसला था। बार बार मरकजी सरकार उनके अल्फाज के मुताबिक डंडूरा पीट रही है कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के फैसले से तरक्की और अमन अमान की राह में रुकावटें जो हैं वो दूर की गई हैं, मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ फेंका गया है और ये सबसे बड़ी उसकी वजह थी कि 370 उसमें बड़ी रुकावट थी। लेकिन अब 2 साल से ज़ायद का वक्फा भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन ना कहीं तरक्की दिखाई देती है, न कहीं रोज़गार के मौक़े फराहम हो रहे हैं। बड़ी तादाद में नौजवान रोज़गार से महरूम हुए हैं और सरकारी इदारों में खाली पड़ी असामियों को पुर करने के लिए सरकार कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है। उमर अब्दुल्ला का दावा कि सरकार दावे कर रही है, ज़मीनी सतह पे उन दावों में कहीं सच्चाई नहीं है और यहाँ मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर तक कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद के नाम पे बंटवारा किया जा रहा है, कहीं उलझन तो कहीं उलझाया जा रहा है और यूं कहें तो कुल मिला के जम्मू कश्मीर की आवाम का एक तरह से एक नया ही हाल अहवाल बना के रखा हुआ है और ये सब दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया है। उमर अब्दुल्ला ने इन दौरों के दौरान कश्मीर में इंतखाबात पर भी बात की, कश्मीर फाइल मूवी की बात भी की और ये भी बताया कि यहाँ जो रोज़ किलिंग्स होती हैं उस पर सरकार क्या कर रही है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात पे मीडिया से बात की। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इंतखाबात के बारे में क्या है, क्या यह दौरे इंतखाबी दौरे हैं या इंतखाबात किसी वक्त हो सकते हैं, तो उमर अब्दुल्ला का जवाब सुनिए। सबसे पहले इंतखाबात पे, उस पे आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन का फैसला हमें नहीं करना है, इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। वो कब करेंगे, किन हालात में करेंगे, कैसे करेंगे, फैसला उनको करना। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो। वो मौजूदा इंतज़ामिया से तंग आ चुके हैं, परेशान हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको अपनी मर्ज़ी की। उमर अब्दुल्ला बता रहे थे कि इंतखाबात का फैसला इलेक्शन कमिश्नर को करना है, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि जल्द से जल्द इंतखाबात हों। लोग तंग आ चुके हैं, इंतखाबात अपने नुमाइंदे न होने की वजह से लोगों की कहीं पहुंच नहीं है। ये कॉन्फ्रेंस ब्रीफिंग थी, उस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान मीडिया का सवाल ये भी था कि फारूक अब्दुल्ला ने बताया है, उनके वालिद का सवाल उनसे पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला ने बताया है कि फसाद की जड़ कश्मीर फाइल है, क्या है आपका रद्दअमल, क्योंकि फसाद की जड़ पे बड़े से लोगों के कान भी खड़ा हुए थे। कुछ ने तो अकड़ों की थी और कुछ तो बता रहे थे कि सारे फसाद की जड़ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो क्या है उमर अब्दुल्ला का जवाब कश्मीर फाइल, इस पर फारूक अब्दुल्ला के जवाब का। ये फारूक साहब ने सिर्फ इतना ही कहा कि फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ नफरत फैलाने के लिए। क्या ये सही नहीं है? मैं आपसे कहता हूँ आप कि जिस फिल्म की बात फारूक साहब कर रहे थे उस फिल्म को इस्तेमाल किया गया यहाँ नफरत फैलाने के लिए, एक पूरे कश्मीरी कौम को बदनाम करने के लिए। ये फारूक साहब ने कोई गलत बात नहीं की, बिल्कुल सही कहा। और ये अब चलिए हालात ऐसे हैं कि आज लोग सच बोलने से डरते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ ना, मुझे ऐसे कश्मीरी पंडित मिले जिन्होंने ये तक कहा कि उनकी वापसी, कश्मीर जाने की वापसी, उसमें ये फिल्म जो है एक रुकावट बन चुकी है। यही कह रहा हूँ, ये उन्होंने आके हमें कहा।
हम तो चाहते हैं कि भाईचारा कायम हो, हम चाहते हैं कि इस तरह के हालात कश्मीर में बने कि ये लोग सही। फारूक अब्दुल्ला ने कौन सा झूठ बोला? उमर अब्दुल्ला बता रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बोला सच बोला और कश्मीर फाइल को कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया और कश्मीर के हालात और यहाँ पे सच बोलने की किसी को इजाज़त नहीं है, डरते हैं, उमर अब्दुल्ला ने बताया। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, कश्मीर के हालात पर भी उमर अब्दुल्ला ने बताया। कश्मीर में कश्मीरी पंडित की मौत हो, कश्मीर के पुलिस एहलकार का मारा जाना हो, जो कुछ भी सिचुएशन उमर अब्दुल्ला ने इस पर भी बताया। और उमर अब्दुल्ला ने बताया कि दावे और ज़मीनी हक़ाइक़ में बहुत फ़र्क है। दिल्ली की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिर्फ जो दावे किए जाते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ वो नहीं है। कब रुकेगा ये आप मौजूदा हुकूमत से पूछिए। उन्होंने तो पूरे मुल्क को कहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद हालात बिल्कुल साजगार हो जाएंगे। उन्होंने पूरे मुल्क को क्या पूरी दुनिया को कहा था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है, कश्मीर में अगर इलायकी पसंद सोच रखने वाले लोग हैं तो उस सोच के वजह भी 370 है। अब 370 को गए हुए 2.5 साल हो गए। अगर आज भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, अगर आज भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग जो है मारे जा रहे हैं, चाहे सरकारी दफ्तर के अंदर या दुकान के अंदर, अगर उमर अब्दुल्ला खित्ते पीर पंचाल के दौरे का दौरान बता रहे थे कि कहाँ हालात बदले हैं। 5 अगस्त का बताया गया था कि 5 अगस्त के बाद तारीख बदलेगी, हालात बदलेंगे, लेकिन क्या बदला है आप भी गवाह हैं, आप भी देखते हैं, मैं भी समझता हूं, मैं भी देखता हूं। ये उमर अब्दुल्ला का खित्ते पीर पंचाल का बड़ा दौरा, कामयाब दौरा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस खेल के बता रहे हैं। और ये भी बता रहे हैं कि रोड शोज़ हुई, रैलीज हुई, घर घर तक पहुँचाया गया, घर घर तक पहुँचने की कोशिश की गई और इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाने की अपील भी की गई। लेकिन आपको बताएं, उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो भी इस दौरों के दौरान हर जगह बताते आ ही रहते, लेकिन कश्मीर के सिक्योरिटी सिनेरियो में कश्मीरी पंडितों के मुजाहरे आज भी जारी थे। बडगाम की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां आज भी नारेबाजी मुजाहरा जारी रहा। आज भी कश्मीरी पंडित दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सरकार से पूछ रहे थे, आज भी कश्मीर वापसी की नहीं, कश्मीर में रहने की बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि क्या इन हालात में कैसे रहा जा सकता है। आपको बताएं, इन कश्मीरी पंडितों से सरकार के सभी बड़े लोग परसों मिलने भी आए थे, भरोसा भी आया था, लेकिन मुजाहरा आज भी जारी रहा। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर की बात है, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को न सिर्फ उसकी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, बट एंटायर जो ग्रुप है माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर्स हैं जो यहाँ पे वैली में बेस्ड हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं और बाकी माइनॉरिटी कम्युनिटी मेंबर्स हैं, सिख्स हैं या इवन कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ जाती होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को इनके बारे में स्टेप्स लेने चाहिए। हमारी प्राइम डिमांड उसकी फैमिली को एक प्रॉपर एक्सेप्टेबल जो कंपनसेटरी मेजर है वो देने की है, और जो ग्रुप की डिमांड है रिलोकेशन की, उसको एड्रेस करने की है। जब तक ये मीट नहीं होगी ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। कश्मीरी पंडित मुजाहरे पे बडगाम की तस्वीर आपने देखी। और नाज़रीन आपको बताएं, कश्मीर के सूरत-ए-हाल पर नजर रखने के लिए कल ही मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में काला साथी मीटिंग भी मुनक्कद हुई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डीजी पुलिस दिलबाग सिंह, मरकजी होम सेक्रेटरी और उसके अलावा कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय बल्ला, सुराग रसा इदारों के अहदेदार सभी ने शिरकत की। और बिल्कुल आपको बताएं कि 24 घंटे बाद एक और मरकजी सरकार का फैसला आया है और मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर में अमन कानून की सूरत-हाल को बरकरार रख के लिए जम्मू कश्मीर में मजीद 15,000 फोर्सेज एहलकारों की तैनाती का फैसला लाया है, अमल में लाने का ऐलान किया है। और बताया कि ये एहलकार 15,000 के इजाफी फोर्सेज एहलकार अगले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। अगस्त में अगले महीने में अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है और आपको बताएं उसके लिए पहले ही 400 के करीब फोर्सेस की इजाफी कंपनियां तैनात की जा रही हैं। वहीं ये 15,000 जो दस्ते हैं, इजाफी दस्ते हैं, उनके अलावा हैं और ये दस्ते जहां जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए सरकार के शाना बशाना काम करेंगे। वहीं बताया जाता है कि मरकजी वजारत दाखिला जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों और कश्मीरी पंडितों के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के सिलसिले में इनकी खिदमात भी हासिल कर रही है। और मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर बताया है कि टारगेट किलिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
चलिए, ये मरकज़ी वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताते चले मरकज़ी वजारत दाखिला की एक और साथ वाली कड़ी, और ये है हमारे यहाँ महंगाई की मार। और महंगाई की मार में आज फिर पैसे बढ़े हैं, ये गैस के बढ़े हैं। कमर्शियल गैस भी महंगा हुआ है, घरेलू इस्तेमाल का गैस भी महंगा हुआ है। 14 किलो का 200 ग्राम जो कमर्शियल जो घर में गैस सिलेंडर इस्तेमाल होता है उसकी कीमत में 3 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस जो है उसमें 8 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। और कुल मिला के अब कमर्शियल सिलेंडर जो है आपको 2300 रुपये से ज़्यादा तक की कीमत का बस मिलेगा, जबकि घरेलू इस्तेमाल का जो सिलेंडर है ऑलरेडी 1000 से उसकी कीमत तजावज़ कर जा चुकी है। ये महंगाई की मार पड़ रही है, हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये महंगाई की मार है। और आपको नाज़रीन बताएं, जब हिंदू मुसलमान की बात आ जाए तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने परसों एक रेजोल्यूशन पास किया था और लाउड स्पीकर्स पर जम्मू में पाबंदी आयद की थी, लेकिन आज ज़राया बता रहे हैं कि अब बड़ा फैसला जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने दोबारा करना शुरू कर लिया है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स अब वसूल करने जा रही है, और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक करारदाद भी ला रही है। और इस प्रॉपर्टी टैक्स को अपनाए जाने के सिलसिले में बताया जाता है कि आत्मनिर्भर भारत के क़याम को इससे यकीनी बनाया जा सकेगा। जम्मू में बीजेपी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हेड करती है, और सरकार बीजेपी के इस फैसले को कांग्रेस और दूसरी सियासी पार्टियों के काउंसलरों ने बताया है कि वो इस करारदाद की मुखालफत भी करेंगे, इसे टेबल होने की इजाज़त नहीं देंगे। आपको बताएं 2021 में जम्मू कश्मीर में सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का फैसला किया था और बल्दियाती इदारों के सिलसिले में इक़दाम उठाने के लिए हिदायत भी दिए थे। ताहम जम्मू कश्मीर में तब इसकी बड़े पैमाने पर सरकार को मजम्मत भी झेलनी पड़ी थी, जिसके बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स वाला मामला खटाई में पड़ा था। लेकिन अब बताया जाता है कि शुरुआत जम्मू से हो चुकी है, और जम्मू से हुई शुरुआत आने वाले दिनों में कश्मीर में भी लागू हो जाएंगी, और फिर जम्मू और कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। उस जम्मू कश्मीर में जहां पहले ही महामारी है, जहां पहले ही महामारी की वजह से लोग परेशान हैं, जहां पहले ही सैलाब से लेकर दूसरे कुदरती और इंसानी जो मसाइल हैं, उन मसाइल की वजह से इक़्तिसादी तौर पे जम्मू कश्मीर की आवाम खस्ता हाल हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से अपने जो 2 वक्त की रोटी पूरी करती है। अब एक और टैक्स लगने वाला है, लेकिन टैक्स की बात करें तो हम ज़रा सोपोर का रुख भी करते हैं। हमारे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के टैक्स की बात भी की जाती है, टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन हमारी सरकार जो है उस टैक्स वसूली के बदले में आवाम को वो सब कुछ नहीं देती है जिसकी वो हकदार भी है। पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में या यूँ कहीं ट्रांसपोर्ट में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां तो हुई, लेकिन तबादले और तब्दीलियों का जो सिलसिला है वो यकतरफा ही रहा। अफसर तब्दील किए गए, उनकी जगह पे नए तैनात या नई पोस्टिंग्स नहीं की गई, और यूं जहां कहीं भी इन दिनों लोगों को देखा जाता है ट्रांसपोर्ट महकमे के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। सोपोर की आपने तस्वीर देखी, उन तस्वीर में एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो टेस्ट ड्राइविंग के लिए आए हुए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस इन्हें हासिल करना है, पहुंचे हुए हैं, लेकिन ARTO नहीं है। ARTO तब्दील किया जा चुका है, वहाँ के जो दूसरा टेक्निकल स्टाफ जो है वो तब्दील किया जा चुका है, और उसके बाद लोग परेशान हैं, सुबह से लेकर शाम तक दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अफसरान के ना होते हुए काम होता नहीं है। कहा यह भी जाता है कि अफसरान के तबादले के पीछे की कहानी बहुत से लोगों को समझ भी नहीं आई है, और बहुत से लोग कहते हैं कि ये मनमानी है या ये आवाम को परेशान करने के लिए एक परेशानी खड़ा की गई है। सोपोर में लोग अपने तरीके से इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हैं। ये मेरा चौथा चक्कर है इधर सोपोर में। मैं बारामूला का रहने वाला हूँ। जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है यहाँ पे, उसने टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे बुलाया, लेकिन वो आ नहीं रहा है इधर। हम बहुत सफर कर रहे हैं, चौथी ट्राई है, हम चौथी बार 4 महीने हो गए सर, ऐसा ही निजाम चलता रहा 4 महीने से। बिल्कुल देखिए कि हम तेल भी डालते हैं इस गाड़ी में, 1000 का तेल जाता है। ये मुझे गरीब आवाम कहाँ से तेल आए, हम कहाँ से लाएंगे ये तेल? 1000 का तेल पर ट्राई के लिए हम देते हैं, कहाँ से लाएंगे हम गरीब आवाम? इतनी फाइनल से क्राइसिस चल रही। चलिए, ये हमारे ट्रांसपोर्ट महकमे का काम जिसकी वजह से लोग हैं परेशान, लेकिन हमारे यहाँ एक और मामले से भी परेशान। हमारा प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर जो है वो बहुत से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। जडीबल का एक स्कूल भी मुकामी लोगों के लिए, वालदेन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, और आज वालदेन और पेरेंट्स वहाँ के जितने भी मुकामी लोग थे सब दाद फरियाद लेके मीडिया के पास पहुँचे हुए थे। बता रहे थे कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तक बात पहुँचाई जाए,
माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं तक ये बात पहुँचाई जाए, सिविल सोसाइटी तक बात पहुँचाई जाए, क्योंकि सरकारी सतह पे कुछ ज़्यादा उम्मीद लोगों को नज़र नहीं आ रही है। तो उनकी क्या दाद फरियाद थी, उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाते हैं। वन जड़ीबल खुशहाल सर एरिया जड़ीबल यह तो मेन चौक गाशार तो हवल अत इशू ये स्कूल शाहन पब्लिक स्कूल इत कि फीस बिचार 4 वर बकाया तम सा कम्पनसेशन कम्पनसेशन तम पकन ब्रो प्रेजेंट फीस सो क्लियर या प्रीवियस बकाया सह पकनो मसल यम मसल हेवान वो एनुअल चार्ज हूँ गो ठीक मगर अमिक प्रिंट आउट यह क्या एनुअल चार्ज बे वो फैसिलिटी क्या गेम्स फैसिलिटी कहें फैसिलिटी गसन बच्चस सम हमारा एजुकेशन सिस्टम मनमानियों वाला सिस्टम भी अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन आपको नाज़रीन अब ज़रा हम बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला की ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर साइरिश असगर ने आज ज़िले में जारी तरक्याती कामों की अंजामदेही को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए तमाम ज़ेर इल्तवा कामों को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए एक टाइम लाइन मुकर्रर की। और बारामूला के डाक बंगले में आज अफसरान की काला सतही मीटिंग में महकमों के कामकाज का सेक्टर वार तफसीली जायज़ा लेते हुए उन्होंने अफसरान को बताया कि सभी मामला जो हैं उन्हें फ़ाल किरदार अदा करना होगा और जो भी अफसरान तरक्याती कामों की अमलावरी का मैं कहीं पे भी कोई रुकावट डालेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे उन्होंने एक प्रोग्राम भी मुनक्कद किया और इस प्रोग्राम के दौरान अफसरान को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए इलाके की मजमूई सूरत हाल से बाखबर करते हुए बताया कि बेखबर रहने की ज़रूरत नहीं है, बेखबर हुए तो सरकार बाखबर है और बाखबरी में बड़ी खबर भी आपकी बना सकती है। ये बारामूला का मामला। लेकिन आपको ज़रा कुलगाम लिए चलते हैं जहां हम मनशियात के ख़िलाफ़ जंग की बात करते रहते हैं। ये पॉपी है, कश्मीरी में इससे शायद खशखाश कहा जाता है, कहते इससे अफीम पैदा होती है और यह अफीम के बारे में कहा जाता है कि जिसको एक बार लत लगी वो इसे कभी छोड़ नहीं सकता है। कभी अफ़गानिस्तान मशहूर था इस अफीम के लिए, अब अपना कश्मीर भी सुर्खी बटोर रहा है। जगह जगह से खबरें आती कि अफीम की काश्त, खशखाश की काश्त की जाती है और उस काश्त के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है। कल आपने श्रीनगर की नज़दीकी इलाका त्राल में इस काश्त के ख़िलाफ़ सरकार की जंग देखी। आज कुलगाम में ये जंग तहसीलदार कुलगाम बिलाल अहमद ने शुरू की और लगभग 10 कनाल की करीब की ज़मीन पर उगाई गई इस पोस्त या खशखाश की काश्त को आज तबाह किया। और आपको बताएं कि खशखाश की काश्त तो ठीक थी लेकिन ये काश्त जो है हमारे लिए परेशानी का सबब भी बनती है। ज़रा पुलवामा का रुख पास के ही इलाके करते हैं। पुलवामा में आज सेहत अफजा मुकामात की सैर तो नहीं थी लेकिन बच्ची को सेहत का ख्याल रखा गया था और यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स की जानिब से आज एक दौड़ का मुकाबला यहाँ मुनक्कद किया गया और इस दौड़ के मुकाबले के दौरान इलाके के मुख्तलिफ बच्चों की न सिर्फ हौसला अफजाई की गई बल्कि उन्हें बताया गया कि एक सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहतमंद नौजवानों की ज़रूरत है। और पुलवामा में आज इस दौड़ के दौरान नौजवानों ने अपने भी करतब दिखाए। सरकारी अहदेदारों और ख़ास तौर पर यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स ने बताया कि उनके करतबों को नई मंजिल, नई दिशा देने के लिए सरकार भी कई प्रोग्राम बनाए हुए है। तो चलिए नाज़रीन आपको बताएं, हमें सुंबल के बांडीपुरा पुल की कहानी भी आज आई हुई थी। उस कहानी पे भी हम नज़र रखे हुए हैं लेकिन आज वक्त की कमी से आज नहीं, कल वो कहानी आपको ज़रूर दिखाएंगे। फ़िलहाल सागर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। आज की जी के स्पेशल में मेरे साथ रहे समीर वानी, साहिल मजीद, साहिल भट्ट और आबिद कादिर। आप रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।